भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद गर्भाशय से निकला कपड़ा। उप जिला अस्पताल तुमसर की घटना। परिजनों ने की जांच की मांग, दोषियों पर करे कार्रवाई। महिला के गर्भाशय में ज्यादा दिन कपड़ा रहने से हो सकता था नुकसान। निजी अस्पताल से कपड़ा निकालकर किया इलाज। गर्भवती महिला का निजी अस्पताल में उपचार शुरू। भंडारा जिले के उप जिला अस्पताल तुमसर की इस घटना से सनसनी मच गई। इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने से या फिर इन्फेक्शन होने की संभावना थी। आइए जानते हैं कि क्या हुई उप जिला अस्पताल तुमसर में लापरवाही। आपको बता दें कि उप जिला अस्पताल तुमसर में 24 अप्रैल 2024 को हिमानी हरिराम पांडे नामक महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी 25 अप्रैल को नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसमें महिला और बालक सुरक्षित और अच्छे थे। फिर उस महिला को 27 अप्रैल को उप जिला अस्पताल तुमसर से छुट्टी मिली और उसे घर ले जाया गया। बच्चा और महिला सुरक्षित होने से घर में खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद घर में बदबू आने से घर के लोग परेशान होने लगे। किसी को कुछ समझा नहीं कि आखिर यह बदबू किस कारण आ रही है। परिजनों ने निजी अस्पताल में गर्भवती महिला को दिखाया। जब डॉक्टर ने उस महिला की जांच की तो उन्होंने बताया कि महिला के गर्भाशय में डिलीवरी होने के बाद कपड़ा रखा जाता था। उस कपड़े को उप जिला अस्पताल तुमसर में सिस्टर या डॉक्टर ने नहीं निकाला, जिससे गर्भाशय में वह कपड़ा सड़ने लगा, जिससे महिला और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने उस कपड़े को गर्भाशय से बाहर निकाला और महिला का इलाज शुरू किया। डॉक्टर का कहना था कि डिलीवरी के बाद ये कपड़ा रखा जाता है और उसे बाद में निकाला जाता है। यह प्रक्रिया नॉर्मल डिलीवरी में की जाती है। महिला के परिजनों ने इस घटना के बाद उप जिला अस्पताल तुमसर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी नर्स ने की और डिलीवरी के समय डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, जिससे परिजनों ने मांग की है कि इस घटना में जो भी जिम्मेदार हो उसकी जांच की जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और किसी महिला को ऐसे दर्दनाक घटना से गुजरना ना पड़े। मी माझ्या पत्नीला हिमानी हरिराम पांडे हिला 25/4/2024 ला डिलिव्हरीसाठी शासकीय रुग्णालयात तुमसर इथे ॲडमिट केलं होतं। 25/4 सकाळी 5:45 वाजता माझ्या पत्नीला डिलिव्हरी झाली आणि 27 तारखेला मी तिला घरी येऊन गेलो डिस्चार्ज झाल्याच्या नंतरमध्ये। परंतु घरी गेल्याच्या नंतर 4 दिवसानंतर घरी खूप घाण वास येऊ लागला। मला वाटतं आम्हाला वाटलं की तो टाक्याचा आहे, परंतु काहीतरी इन्फेक्शनचा प्रकार होता तो। मी तुरंत आपल्या पत्नीला 4 तारखेला प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केला। ॲडमिट केल्याच्यानंतर अशी माहिती मिळाली की एक छोटा कापड जो डिलिव्हरीच्या वेळेस आतमध्ये घाटकला जातो, या कापडामुळे माझ्या पत्नीला भारी इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि ती आता प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे। अशा प्रकारचा प्रकार माझ्यासोबत शासकीय रुग्णालयामध्ये घडलेला आहे। या प्रकाराची जाणीव आरोग्य विभागाने घ्यावी आणि माझ्या पत्नीच्या डिलिव्हरीच्या वेळेला ज्या डॉक्टर त्या ठिकाणी डिपेंडिंग होत्या त्यांच्यावर योग्य कारवाई करण्यात यावी
अन्यथा मी जो परिणाम करेन त्याची दक्षता या आरोग्य विभागाने घ्यावी. त्यावेळेला वैशाली ढोके हे त्यावेळेला त्या ठिकाणी डिपेंडिंग होते. त्याची ड्युटी होती 25/4/2024 गुरुवारी 5:45 वाजता त्यांची ड्युटी होती. त्या ठिकाणी गैरहजर होत्या आणि गैरहजर असताना नॉर्मल सिस्टरनी माझ्या पत्नी डिलिव्हरी केली होती. परंतु डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर यांनी निष्काळजीपणा केला. जो कापड आतमध्ये घातला होता तो रिमूव्ह केलाच नाही. तो 12-24 तासाच्या नंतरमध्ये रिमूव्ह करावा लागतो. तो तिथे ते राहिला. तो कमीत कमी 8 ते 9 दिवस राहिला. त्यानंतर त्याचा भारी इन्फेक्शन माझ्या पत्नीला झेलावा लागला आणि ती आता प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान. तुमची मागणी काय? माझी मागणी एवढीच आहे की मला जो खर्च प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये लागणार आहे त्याची भरपाई या शासन विभागाने द्यावी किंवा त्या डॉक्टरने द्यावी आणि यानंतर अशा प्रकारचा प्रकार कोणाही पीडित व्यक्तीसोबत होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. भंडारा जिले में अब नर्सिंग मेडिकल कॉलेज का भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है. इसके पहले भी एक कॉलेज के एएनएम और जीएनएम विद्यार्थियों ने कॉलेज के खिलाफ शिक्षण और अवैध वसूली को लेकर आवाज उठाई थी. फिर एक कॉलेज नवयुवा मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट. अब कॉलेज के विद्यार्थियों ने लूट, दबाव और अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. बता दे कि नवयुवा मेडिकल कॉलेज में मल्टी स्पेशलिस्ट एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीपीटीएच फिजियोथेरेपी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्कूल यह सब नवयुवा मेडिकल कॉलेज भंडारा के कादा स्थित एक ही जगह पढ़ाया जाता है. इस कॉलेज में 5 से 6 कोर्सेज को क्या पढ़ाने की अनुमति है? एक ही कॉलेज में इतने कोर्सेज पढ़ाए जा सकते हैं क्या? यदि पढ़ाया जा सकता है तो प्रिंसिपल, टीचर्स, डॉक्टर, स्टाफ, बेड, सामग्री इन कॉलेज में उपलब्ध है क्या? यदि है तो फिर विद्यार्थियों को पूरी तरह से शिक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है और अन्य सभी सुविधाओं को लेकर पैसों की मांग क्यों की जा रही है? ऐसे कई आरोप विद्यार्थियों ने लगाकर खुलासा किया है. विद्यार्थियों के बताए मुताबिक 11,000, 5,000 ऐसे अन्य रकम मांगी जा रही है. तो कहीं न कहीं इन सारी विषयों की जांच होनी चाहिए. विद्यार्थियों ने पैसे नहीं दिए तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है. साथ ही समय के पूर्व ही पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया जा रहा है. भंडारा में मुन्ना भाई MBBS से फिल्म में बताया गया है कि जैसे ही हॉस्पिटल में उसके पिताजी आने की जानकारी मिलती है तब बनावटी हॉस्पिटल तैयार कर मरीज, डॉक्टर्स और स्टाफ लाया जाता है. वैसे ही भंडारा के मशहूर जाने माने नवयुवा मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कॉलेज के डायरेक्टर वीरानी ने हॉस्पिटल चलाने का आरोप लगाया जा रहा है. यदि विद्यार्थियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या ऐसे मुन्ना भाई MBBS बनावटी कॉलेज जैसों पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह सवाल निर्माण होता है. साथ ही ऐसे इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल भंडारा जिले में कितने चल रहे हैं इसकी भी जांच करनी चाहिए. ऐसे नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटलों का खुलासा BS क्राइम इंडिया न्यूज करते आ रहा है. यदि आपके पास कोई विशेष जानकारी हो तो BS क्राइम इंडिया न्यूज के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और साथ ही ऐसे हॉस्पिटल कॉलेज का खुलासा किया जाएगा ताकि ऐसे हॉस्पिटल और कॉलेज बंद हो और भंडारा में हो रही अवैध लूट और अत्याचार बंद हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले. माझं नाव अनिल दांडगे, फायनल इयर BPTH स्टुडंट, नवयुवा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरपी. माझ्यासोबत मागच्या वेळेस विंटर 2023ची माझी फायनल इयरची एक्झाम होती. तर माझा एक्झाम फॉर्म थोडा, माझी तब्येत ठीक नव्हती म्हणून माझा एक्झाम फॉर्म थोडा लेट देण्यात आला. तर माझे बाबा येऊन एक्झाम फॉर्म भरून गेले. तर त्यावेळेस एक्झाम फॉर्म घेतला आणि मग नंतर 10-15 दिवसांनी एक्झाम फॉर्म आणि फीस असं सांगण्यात आलं की तुझा एक्झाम फॉर्म सरांनी रिजेक्ट केला आहे. ठीक आहे. मग मला वाटलं की, आणि असंही सांगितलं की नंतर कॉलवर बोलल्याच्या नंतर हे सांगितलं की तुम्हारा फॉर्म तो एग्जाम लक्ष्मी मॅम ने असं सांगितलं की तुम्हारा फॉर्म तो मैंने युनिव्हर्सिटी तभी भेज दिया आहे. तर मग मी त्या भरोशावरती राहिलो. पण ऍक्च्युली त्यांनी फॉर्मच नाही पाठवला आणि त्यांच्यामुळे माझं 6 महिन्याचं नुकसान झालं. मानसिक तणाव, ताणतणावामध्ये सुसाईड करण्याचे विचार येत आहेत. ते आम्हाला खूप हॅरेसमेंट करतात, रॅगिंग करतात, मेंटली, फिजिकली, वर्बली. त्याच्यानंतर आम्हाला असं काही खालच्या वरची भाषा बोलली जाते की जे आम्हाला म्हणजे मानसिक ताण येऊन जातो. आणि माझे 6 महिन्याचं नुकसान केल्यामुळं माझ्या मनामध्ये हे विचार येत होते की आपण सगळं शिक्षणासाठी एवढं करत आहोत तर मग जगावं की मरावं हे पण कधी विचार येतात. आणि विद्यार्थ्यांचे लेक्चर्स घेत नाहीत, त्यांचे क्लासेस नाही, आम्हाला प्रोफेसर्स नाही येतं, आम्हाला कोणत्या सोयी सुविधा नाही येतात, कॉलेजमध्ये मशीन नाही येतात, त्याच्यानंतर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, कॅन्टीन पण तसं फेक आहे, हॉस्पिटल फेक आहे, डमी हॉस्पिटल. आणि पेशंट पण बाहेरून जे आणले जातात भाड्यावरती, प्रिन्सिपल इन्स्पेक्शन
परीक्षेच्या वेळेस भाड्यावरती येतात आणि सगळ्या गोष्टी पैसे देऊनच मॅनेज होतात आणि त्यांना हे पण वाटत आहे की विद्यार्थ्यांनी आता हे करावं आणि पैसे देऊनच मॅनेज व्हावं. आणि सर आमची अटेंडन्स मागच्या वेळेस माझी अटेंडन्स जवळपास 2-3 महिने 3 महिने तर होतीच, जवळपास 3 महिने. तर 0% अटेंडन्स असणाऱ्या मुलीचा फॉर्म ऍक्सेप्ट झाला कारण की तिने पैसे भरले म्हणून. आणि माझी अटेंडन्स असतानाही माझा फॉर्म नाही घेतला. त्यांचा म्हणजे ते इगोवरती प्रश्न घेऊन त्यांनी म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं असतं की आम्ही त्यांचे हात पडावं, पाया पडावं, त्यांच्या जाऊन विनवण्या करावं, जे की म्हणजे लिगलीच आहोत आम्ही, पण ते इलिगली आम्हाला हे करत आहेत सर. तर यांच्यावर म्हणजे सगळ्या प्रशासनाला आमची एक विनंती आहे की समिती नेमून सगळं व्यवस्थितरित्या याचा कारभार हे करावे आणि चौकशी करावी आणि जे काय सत्य ते बाहेर पाडावं. आणि जे जर कॉलेज वगैरे हे बंद झाल्याच्या नंतर विद्यार्थ्यांना चांगल्या याच्यामध्ये सगळ्या सोयी सुविधा देऊन ट्रान्सफर केल्या जावं. भ्रष्टाचारही हे व्हावं. पैशाचं जे झाले आतापर्यंत युनिफॉर्मचं, त्याच्यानंतर हॉस्टेलची फीस, बोनाफाईड आम्हाला 1-1.5 वर्षापासून बोनाफाईड नाही मिळालं. आमच्या स्कॉलरशिप येत नाहीत, स्वाधार भेटत नाही, गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिप येत नाही. एकाच बिल्डिंगमध्ये ANM, JNM, BSc नर्सिंग स्कूल आणि BPTS हे असे 4-5 कोर्सेस चालतात. तिथं मॅनेजमेंट काही नाही आहे, लेक्चरर्स नाही येतं आणि खूप आम्हाला एक्झामच्या वेळेस हॉल तिकीटच्या वेळेस आमचे 4-5 दिवस आम्हाला जाऊन त्यांचे हातपाय पडावं लागतात, दिवसभर उभं राहावं लागते. तेव्हा जाऊन एक्झामच्या अगोदर 1-2 तास हॉल तिकीट भेटल्या जातं. आणि सर सगळे दबाव तंत्र वापरलं जातं. म्हणजे विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकायचा, त्यांना धमक्या द्यायच्या, त्यांना हे करायचं, हॅरेसमेंट करायचं आणि सगळं हे करून द्यायचं. तर असा कारभार चालते सर. आमची एक विनंती आहे की शासनाने याच्यावर चांगली चौकशी करावी. चौकशीमध्ये आमचेही माणसं असावी की आमचे विद्यार्थी नेते आहेत ते असावे आणि जे काय सत्य आहे ते बाहेर पडावे आणि ज्यांच्यासोबत अन्याय झाला त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे लवकरात लवकर. अगोदर या 1-2 दिवसामध्ये एक्झाम फॉर्म सगळ्यांचे ऍक्सेप्ट झाले पाहिजे, एक्झाम फीस घेतली पाहिजे आणि बाकीचा जो स्कॉलरशिपचा विषय आहे, बोनाफाईडचा विषय आहे, बाकीच्या जे आहेत त्या सगळ्या मागण्या आमच्या मान्य झाल्या पाहिजे. एवढीच आमची विनंती आहे शासनाला. धन्यवाद. शिवानी राठोड आहे. मी 9वी वर्षी एक स्टुडंट आहे आणि मी 3rd इयरला आहे सध्या. तर माझं हे विषय आहे की जे पण स्टुडंटसोबत होत आहे, जे पण टॉर्चर होत आहे किंवा काही पण जे कॉलेज पैसे मागत आहे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आणि जे कोर्सेस आहे 5 कोर्सेस त्यांना काही ग्रँट पण नाही, कॉलेजला पण काही ग्रँट नाही आहे, तरी ते सगळ्या स्टुडंटकडून एवढी फीस घेत आहे वर्षाचे. आणि 1 वर्षाचे फीस घेत आहे ते पण कशासाठी, फक्त या तुम्ही बसा, जेवण करा आणि जा. एक पण लेक्चर नाही होत आहे, काही नाही होत आहे. 5,000 जे मागच्या वर्षी पण घेतले आहे लोकांचे ते पण रिटर्न केले पाहिजे. आणि हा एक म्हणजे पैसे देऊन घेतलेला, म्हणजे लोकांना पैसे देऊन बोलवणारा पेशंट त्यांची ट्रीटमेंट करायला करत आहे. म्हणजे हा एक पूर्ण फेक हॉस्पिटल आहे, डमी हॉस्पिटल आहे. त्याच्यात काहीच म्हणजे असं रिअल नाही आहे. स्टुडंटला पण पैसे देऊन फक्त बसवत आहे, लेक्चर नाही घेत आहे, काही नाही. आणि जे पण स्कॉलरशिप फॉर्म आहे, ज्यांची इन्कम कमी आहे त्यांना पण स्कॉलरशिप नाही मिळत आहे. तुम्ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरला तरी तुम्हाला स्कॉलरशिप भेटल असं सांगत आहे. पूर्ण भ्रष्टाचार या कॉलेजवर पूर्ण कारवाई केली पाहिजे आणि या कॉलेजला बंदच केलेला पाहिजे असं तर माझी विनंती आहे सगळ्यांना. आणि हॉस्पिटल पूर्ण फेक आहे, पूर्ण बोर्ड बदलतात, हर वर्षी नवीन रूल काढतात आणि हे GR नाहीच आहे. कोणत्याच युनिव्हर्सिटीचा GR नाही आहे की तुम्ही एवढे एक्स्ट्रा पैसे घ्या. फक्त युनिव्हर्सिटीचा GR आहे की इन्स्पेक्शन वेळेस जेव्हा होतात तेव्हा पेशंटला पैसे देऊन आणतात आणि आम्हाला सुद्धा बेडवर झोपवतात की तुम्ही पेशंट बना आणि हे सगळं इन्फेक्शन होत आहे आणि आमच्यानुसार सगळं तुम्ही ऐका. म्हणजे पूर्ण आम्हाला मेंटली हरास करत आहे त्यांनी. बाकी यांचा काहीच विषय नाही आहे, फक्त पैसे देऊन आतापर्यंत हे चालवलेलं आहे कॉलेज. आणि पूर्ण हॉस्पिटल म्हणजे पूर्ण कॉलेजच बंद झालं पाहिजे ना, आम्हाला राहायचंच नाही आहे कॉलेजमध्ये आणि दुसऱ्या कॉलेजमध्ये ट्रान्सफर पाहिजे. कारण की काहीच होणार नाही आहे किती पण कोणी आले तरी. आणि हा पूर्ण डमी हॉस्पिटल आहे. देवी भारत खिल्लारे आणि माझ्या कॉलेजचं नाव नवयुवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिओथेरपी. आणि मी 2 वर्ष म्हणजे फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर हॉस्टेलला राहिली. तर मी फर्स्ट इयरचे पैसे पे केले आणि सेकंड इयरमध्ये मी हॉस्टेल सोडलं. तर सुरुवातीला जेव्हा आम्ही हॉस्टेलमध्ये आलो होतो तेव्हा आमच्यासोबत सर असे बोलले होते की 3,000 रुपये महिना लागेल. आणि नंतर मी जेव्हा सेकंड इयरला हॉस्टेल सोडलं तेव्हा सरनं माझ्याकडून 4,550 रुपये महिना घेतला आणि त्याच्यानुसार मला 46,000 रुपये भरायला लावले. तर मी त्यांना 23,000 रुपये भरले आणि 23,000 रुपये पुढच्या महिन्यात 30 तारखेला भरणार आहे. तर त्यांनी खोटं बोलून फसवणूक करून आमच्याकडून 4,550 रुपये घेतले.
शादी रिसेप्शन के लिए आए 3 दोस्तों की दोपहिया टर्निंग पर अचानक अनियंत्रित होने से गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में दोपहिया सवार तीनों गंभीर रूप से घायल होकर 2 युवकों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार 3 मई की रात करीब 11 बजे हुई। मृतकों के नाम अर्जुनी मोरगांव निवासी पीयूष विजय कुमार तिरपुड़े उम्र 24 वर्ष और ब्रह्मपुरी निवासी लकी भारत नागतोड़े तथा ब्रह्मपुरी निवासी अर्जुन दीपक थोटे उम्र 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल होकर उसका इलाज शुरू है। जानकारी के अनुसार लाखानुर के सिद्धार्थ महाविद्यालय के प्रांगण में 3 मई को एक रिसेप्शन था, जिसके लिए पीयूष तिरपुड़े और ब्रह्मपुरी निवासी लकी नागतोड़े अर्जुन थोटे तीनों दोस्त दोपहिया से लाखानुर आए थे। रिसेप्शन शुरू होने में समय होने के कारण तीनों पीपलगांव मार्ग पर स्थित मैदान पर जाकर बैठे। कुछ समय वहां पर बिताने के पश्चात तीनों रिसेप्शन में जाने के लिए निकले। तेज रफ्तार दोपहिया से लाखानुर की ओर जाते समय टर्निंग पर अचानक दोपहिया अनियंत्रित हुई और गड्ढे में जाकर गिरी। दोपहिया की गति तेज होने के कारण तीनों दोस्त उछलकर सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों को यह बात ध्यान में आते ही तीनों को इलाज के लिए लाखानुर के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया। वहां पर वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय ठाकरे, डॉक्टर अर्चना मेश्राम एवं अन्य वैद्यकीय अधिकारियों ने तीनों का प्राथमिक इलाज करके उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया, किंतु तीनों को ब्रह्मपुरी के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के दौरान पीयूष तिरपुड़े और ब्रह्मपुरी निवासी लकी भारत नागतोड़े की इलाज के दौरान रात के करीब 2 बजे मृत्यु हो गई। इस मामले में आगे की जांच लाखानुर पुलिस कर रही है। तेंदुपत्ता संकलन करने के लिए गए बुजुर्ग व्यक्ति पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना शनिवार 4 मई को सुबह 8:30 बजे के दौरान ग्राम मुरझा पारडी परिसर में हुई। घायल व्यक्ति का नाम तहसील के ग्राम मुरझा निवासी रमेश आंबेडारे उम्र 60 वर्ष बताया गया है। लाखानुर तहसील के जंगल व्याप्त परिसर में तेंदुपत्ता संकलन शुरू है। शनिवार 4 मई को सुबह 8:30 बजे के दौरान रमेश आंबेडारे तेंदुपत्ता संकलन के लिए गए थे। तेंदुपत्ता संकलन करते समय अचानक भालू ने उन पर हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चीखने की आवाज सुनकर उनके साथ काम करने वाले मजदूरों ने भालू को जंगल की ओर खदेड़ा और घायल को लाखानुर के ग्रामीण अस्पताल में ले गए। ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी दत्तात्रेय ठाकरे ने घायल व्यक्ति का इलाज किया। इस घटना की जानकारी लाखानुर वन विभाग को मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी घायल व्यक्ति को देखने अस्पताल पहुँचे और घायल को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। सुबह के दौरान तेंदुपत्ता संकलन करने वाले मजदूरों को जंगल में न जाए और जंगल में जाते समय समूह से जाने का आह्वान लाखानुर वन परिक्षेत्र अधिकारी रुपेश गावित ने किया है। भंडारा जिले में रविवार को होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा में जिले में 1 मुख्य और 7 उपकेंद्र ऐसे 8 केंद्रों पर 2520 छात्र सम्मिलित होंगे। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के अनुरूप नियमावली और सूचना दे दी गई है। चिकित्सा क्षेत्र में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट पूर्व परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को कड़ी नियमों का पालन करना पड़ता है। परीक्षार्थियों को जूते पहनने की अनुमति नहीं है। आभूषण भी वर्जित है। परीक्षा में धूप का चश्मा, घड़ी या टोपी पहनने की अनुमति नहीं है। हेयर बैंड, तावीज, बेल्ट, स्कार्फ, अंगूठिया, चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, नाक की स्टड, हार, बैज, कलाई घड़ियाँ, चूड़ियाँ, झुमके आदि अपने साथ लाना प्रतिबंधित है। यदि उम्मीदवार सांस्कृतिक पारंपरिक पोशाक या धार्मिक वस्तुएं पहन रहे हैं तो उन्हें परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय से कम 1.5 घंटे पहले यानी दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। खरीफ मौसम कुछ ही दिनों में आने वाला है। आने वाले समय में खाद में किसानों के साथ लूट होना नियति बन गई है, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रासायनिक खाद, कीटनाशक, बीज खरीदते समय किसानों के साथ लूट होने पर संबंधित कृषि सामग्री विक्रेताओं पर फौजदारी अपराध दर्ज कर 3 वर्ष की सजा हो सकती है। इसलिए तहसील स्तर पर 7 एवं जिला स्तर पर एक ऐसे 8 उड़न दस्ते नियुक्त कर कृषि दुकानों पर निगरानी रखी जाएगी। खरीफ मौसम में जिले में कृषि केंद्र संचालक
अगर नकली बीज खाद बेचते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जिले में बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। इसके कारण कृषि जमीन में नमी आई है। जमीन की नमी से खरीफ मौसम की फसलों की तैयारी में अब किसान खेत तैयार करने में जुटे हैं। ग्रीष्मकालीन धान की कटाई तथा चुराई किसानों ने शुरू कर दी है, लेकिन बेमौसम बारिश से किसानों के कार्य में बाधा आई है। ग्रीष्मकालीन खेतों में कृषि कार्य होते ही खरीफ मौसम के कार्य की पूरी तैयारियां हो पाएगी। जिले की 7 तहसीलों में एक उड़न दस्ते का गठन कृषि विभाग के आदेश से किया गया है। इसी के साथ तहसील स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इस माध्यम से किसानों की लूट नहीं होगी। इस समय शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दोपहिया वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम प्रज्ञा ज्योति बौद्ध विहार के पास मुरमाडी सावरी निवासी जगदीश उके है। शादी समारोह में आए व्यक्ति की बाइक चोरी की घटना हरदोली में हुई। शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिना लाइसेंस के टिप्पर में रेत परिवहन करने वाले के खिलाफ आंदलगांव पुलिस ने कार्रवाई की और 3 ब्रास रेत टिप्पर समेत 20,09,000 कीमत का माल जब्त किया। टिप्पर से रेत जब्त कर सुरेश मिश्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेत परिसर में लगे बिजली पोल से सर्विस तार चोरी होने की घटना पलाडी में घटी। पलाडी फार्म में बिजली के खंभे से अज्ञात चोर ने 50,000 रुपए कीमत का 3 किलोमीटर तक तार चुरा ले गया। कादा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। रात के समय हाथ में लोहे का सरिया लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे संदिग्ध के खिलाफ भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की। संदिग्ध का नाम भगत सिंह वार्ड टाकली निवासी राहुल राम रतन ढेंगे, उम्र 32 वर्ष है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम नाका डोंगरी निवासी सुनील किशोर मानकर, मनोहर इस्तारी लांजेवार, नरेंद्र देवीदास मेश्राम है। परिवार के साथ बाइक से जा रहे युवक को टैंकर ने टक्कर मार दी। इस घटना में युवक की मौत हो गई। यह घटना निष्ठी फाटा में हुई। मृतक का नाम निमगांव निवासी नरेश वासुदेव साहू साकड़े, उम्र 35 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।